नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुड़की में नारी सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं को संबोधित भी किया और राज्यपाल ने महिला संवाद में कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो महिलाएं आत्मनिर्भर हैं उन्हें भी अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रुड़की में आयोजित इप्रो ग्लोबल लिमिटेड द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने उपस्थित महिलाओं से संवाद भी किया और उसके साथ ही उनके द्वारा महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो या उद्यमी हो, उन सब महिलाओं से बातचीत करने आई थी। महिला एक दूसरी महिला की कैसे मदद कर सकती है, किसी महिला को कैसे आत्मनिर्भर बना सकती है, यही सारी बातें थी जो हम यहाँ बैठ के बातचीत की है। और रुड़की की जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब बहनें हैं, उनको हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस बात पर भी हमने चर्चा की। इसके साथ साथ एक साड़ी बैंक की भी हमने स्थापना की है, जिसमें जो हमारी बहनें और सक्षम होती हैं, जो अपनी साड़ियों 2-4 बार पहन के रख लेती हैं, उन साड़ियों को हम साड़ी बैंक के माध्यम से लेंगे उनसे, और उन सुदूर गाँव में, उन सुदूर पहाड़ों पे उन साड़ियों को हम उन बहनों को देंगे जिनके पास। मैम, बहुत सारे एनजीओ आए थे और काफ़ी सारी बातें यहाँ पे हुई, चाहे महिला को आगे बढ़ाने की, तो उन एनजीओ को कैसे आप उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे? सरकार की जितनी योजनाएं उनके माध्यम से एनजीओ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे महिलाओं को विभिन्न। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तीर्थ सिंह रावत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने कुंभ को लेकर बड़ा फैसला ले लिया और हरिद्वार कुंभ में कोई भी यहां पर आ सकता है, इस तरह से फैसला लिया गया। सभी पाबंदियां हटा दी गई थी, हालांकि जिसके बाद विरोध भी देखने को मिला था और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी कोरोना नहीं गया है और पाबंदियां हटाना सही नहीं है। लेकिन वही मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने ये कह दिया है कि कुंभ 12 साल से यहां पर आता है और हम किसी को भी कुंभ से जो स्नान है उससे वंचित नहीं रख सकते हैं। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान तमाम जो संस्थाएं हैं उन्होंने समाज सेवियों ने भी जनता को भोजन कराया और बिस्तर भी दिया, लेकिन पुलिस विभाग ने उन पर मुकदमे लगा दिए, जिनके मुकदमे अब वापस लिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरण को भी समाप्त कर दिया है। मैंने 4 बजे शपथ लिया, 6 बजे बैठक बुलाई। 2 घंटे के अंतराल में आपको 2 इतने बड़े इशू मुद्दे थे। एक तो कुंभ का मुद्दा मैंने लिया, पहला ही स्नान, दूसरे दिन था मैं स्वयं हरिद्वार गया, फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से हुई। और यही नहीं तो मैंने जनता को आने दिया। और आपको मैं कल्पना करो कि 10 में जब कुंभ हुआ था, पहले स्नान में 45 लाख लोग आए थे, इसमें 32-33 लाख लोग आए। और यदि ऐसा नहीं होता, मैं ये संदेश नहीं देता, तो बहुत कम होता। रातों रात जनता उमड़ पड़ी, चल पड़ी, रात पूरी वहाँ रहे। जो आपने भी, आप भी मीडिया के द्वारा आप लोग तो देखते हैं, बताते हैं ऐसा। तो कुल मिला वो जब मैंने विषय लिया तो उसको लेकर के मैंने कहा भाई क्या है, लोगों आने दो, रोको मत। और दूसरा विषय ये था कि लॉकडाउन में, कोविड में बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, अन्य संस्थाओं ने भी, अन्य लोगों ने भी किसी राहगीर को भोजन कराया, चलते फिरते को बिस्तर दिया, राशन दिया, उसके लिए लोग घर से निकले चलते फिरते। लेकिन पुलिस ने, जो अधिकारी बात आप कर रहे हैं, उन पे मुकदमे ठोक दिए। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, उन्होंने भी अपना आंकड़ा दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे आपके लगभग 4,500 से भी अधिक मुकदमे ऐसे थे, वो मैंने उसी दिन पहले ही उसमें वापस लेने का काम किया। बड़ा छोटा काम नहीं है। और मैंने कहा विकास प्राधिकरण जनता के लिए नहीं बना है, ये बना है अन्य जो अधिकारी, अन्य जिस प्रकार के जो उनके पेट भरने के लिए, परेशान करने के लिए, काय के लिए भैया है। मैंने कहा इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। इसको वापस करवाने का काम किया। 16 तक जो व्यवस्था थी वही रहेगी। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में कोई विकास प्राधिकरण नहीं होगा। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाल संरक्षण अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में अन्य राज्यों से आए हुए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने शिरकत की। उत्तराखंड बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी ने कहा कि जिस प्रकार आज युवाओं में नशे की लत बढ़ गई है,
तो समय समय पर आयोग की ओर से उनको रेस्क्यू भी किया जाता है। लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नशे के बाद युवाओं को रिहैब कैसे यहां पर भेजा जाए, और इस पर चर्चा के लिए अधिवेशन भी किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने कहा कि जो बाल आयोग की ओर से जो बीड़ा यहां पर उठाया गया है वो बड़ा ही अच्छा है और साथ ही जागरूकता के लिए भी काफी तरीके से आवश्यक है। बाल संरक्षण आयोग है जिसके अध्यक्ष उषा नेगी जी हैं, और इन्होंने जिस तरह का बीड़ा उठाया है, जिस तरह की कार्यशाला लोगों को अवेयरनेस करने का जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक है, और इसको लेकर के नीचे तक जाने की जरूरत है। जन जागरूकता और संस्कार, परिवार में भी संस्कार होने चाहिए, और जिस तरह बच्चे को आप संस्कार देंगे उसी तरह वो बनेगा। बाहरी वातावरण से कैसे उसको दूर रखें, जो आजकल एक टीवी, मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीजें हैं, और उसके कारण भी यह नशा, और दूसरा जो बाहरी देशों का, कंट्रियों का जिस तरह का वातावरण, और उससे बच्चों को टीवी के द्वारा वो जो सामने दिखता है वही वो करता है, इसलिए उसको उससे भी कैसे दूर रखें। केवल किताबी ज्ञान, ये सारी चीजें, संस्कार, इस और उसको मोल्ड करें। आज बच्चा इससे दूर, बल्कि टीवी की ओर उसकी ओर ज्यादा है। तो उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर विधिवत हवन पूजा ये करते हुए अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला। तो बीते दिन स्वागत समारोह में वे पहले ही बोल चुके हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर सभी को साथ लेकर पार्टी को मजबूत बनाने की है, और 2022 के चुनाव में पहले से भी अधिक सीटें यहां पर लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना और उनका कर्तव्य ये पूरी तरह से है कि किस तरह से उन लोगों तक इस पूरी कार्यशाला को पहुंचाया जाएगा, और पहुंचाने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, और जो सरकार के द्वारा जनहित के काम होंगे उन जनहित के कामों को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना, इसमें मेरा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लगने वाला है, और 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बने इसके लिए पूरा कार्यकर्ता तैयारी के साथ है। इसके लिए दिन रात एक करके मुझे मेहनत करनी है। देखिए, दो चीजें हैं, लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाएं क्या होती हैं। समय समय पर जो काम करने वाले इस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं, उन्हें जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कई निर्णय लेने होते हैं। समय पर चुनाव होंगे, और कांग्रेस को ये दिव्य सौपन जो वो जागते देखते हैं, उनको देखने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। चुनाव समय पर होंगे, हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, और जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा ने कहा कि जनता ने उन्हें बहुत समर्थन दिया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही समर्थन वो देती रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में कई सफल कार्य किए हैं और कई लाभदायक योजनाएं भी चलाई गई है, और आगे भी देश की भलाई के लिए कार्य करती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि 2022 के चुनावों में बीजेपी ही पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और 1 वर्ष का अभी कार्यकाल शेष है, और 2022 में हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। जनता की बेहतरी के लिए बहुत से काम हुए हैं, और अब वो धरातल पर दिखने लगे हैं, और जनता का बहुत अच्छा एक सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और मैं सोचता हूँ आने वाला जो 2022 का चुनाव है, हम वर्तमान जो हमारे संख्या है उससे अधिक 57 प्लस, अभी 57 है, हम 57 को और प्लस करके अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो।
आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ रही है। मजबूत तरीके से वो काम करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन परसाली का कहना है कि अगर उन्हें कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और लड़ाई अब सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रह गई है। कांग्रेस इस दौड़ में ही रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कई सफल कार्य कर रही है और उनको विश्वास है कि 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ही यहां बहुमत लाएगी। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है और एकमात्र विपक्ष पार्टी के तौर पर है। आम आदमी पार्टी की ही हनक है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री इस समय बदलना पड़ा और आनन फानन में बदलना पड़ा। और जब आम आदमी पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी यहां पर आए थे तो उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि अगर सरकार ने कोई भी 5 जनहित के काम किए हों तो हम उनके साथ डिबेट के लिए तैयार हैं। लेकिन न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता बता पाया कि कौन से 5 काम यहां पर हुए हैं। उन्होंने एक भी काम नहीं गिनाया। तो वो धीरे धीरे उनके जो तुगलकी फैसले थे, तानाशाहीपूर्ण जो फैसले थे, विवेकहीन निर्णय जो रहे, चाहे कोविड काल में हो, चाहे आपदा में हो, चाहे वो गैरसैंण के मुद्दे पर हो, चाहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो, चाहे मातृशक्ति पर लाठीचार्ज हो, तो इन सब का नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि आने वाले चुनाव में TSR 1 के नेतृत्व में उनकी दुर्गति होनी है। और जो घाव उन्होंने पिछले 4 साल में दिए थे, जो यहाँ की दशा उन्होंने कर दी, उसको छुपाने के लिए उन्होंने एक नए TSR को नियुक्त किया। और लेकिन अब नए TSR के पास करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि पुराना बजट भी पेश हो चुका है। उनके पास समय भी कम है। ना तो उन घावों पर मरहम लगाया जा सकता है और ना ही उन दागों को धोया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में उन्हीं घावों के साथ, उन्हीं दागों के साथ जनता के सामने जाएगी और जनता उनको ठुकराएगी। इसलिए हमें पूर्ण यकीन है कि आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड का आम आदमी इस बार बदलाव करेगा और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से 2022 में आएगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कल स्वागत करने के लिए बाइक रैली निकाली गई थी, जिसमें लोगों ने हेलमेट ना लगाकर नियमों का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन परसाली की बीजेपी पर तंज कसते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक इवेंट पार्टी है जो लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी योजनाएं बनाती है और चुनाव नजदीक आते ही लोगों को बहकाने का करने की कोशिश यहां पर रहती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को बहकाने का पूरी तरह से काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां बीजेपी कानून बनाती हुई है दिख रही है, लेकिन वही बीजेपी ही कानून को तोड़ती हुई भी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी इवेंट बेस्ड पार्टी है। इनके लिए हर चीज इवेंट होती है, चाहे इनका फेलियर हो, सक्सेस तो इनका होता नहीं है। हर चीज इनका एक इवेंट के तौर पर चलते हैं। अब जो नए TSR आए हैं ये अपने हनीमून पीरियड में हैं और इनका हनीमून पीरियड अब रहेगा 5-6 महीने का, जितना समय रहेगा इनका हनीमून पीरियड ही रहेगा। ये अपना अभिनंदन करवाएंगे, रैलियां निकलवाएंगे, इसमें सरकारी पैसे को भी खर्च करेंगे और अपना भी समय बर्बाद कर देंगे। तो जनता लगातार इस चीज को देख रही है, नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की आज यहाँ सरकार चल ही नहीं रही है, ये केवल समय काट रहे हैं। और अब 2022 का चुनाव नजदीक है, जनता सब समझती है, उत्तराखंड की जनता बदलाव करेगी। मेरा सवाल ये है, यही कह रहा हूं ना, बीजेपी जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, हिटलर शाही सरकार है। तो उनके लिए कोई नियम कानून वाली कोई चीज नहीं होती। अगर कोई दूसरा कुछ करे, अगर हम कुछ करते तो हम पर केस लगा देते। हमने कोविड काल में कुछ आवाजें उठाई तो हम पर कई केस उन्होंने किए और भी अन्य दलों पर किए, दूसरे लोगों पर किए। अगर कोई पत्रकार इनके खिलाफ आवाज उठाता तो उस पर अपना प्रशासनिक और जो शासन का डंडा है वो चलाते हैं। तो इनके खिलाफ जो बोलता है उसके लिए तो सारे कानून हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी कानून नहीं है। वो जो भी नियम तोड़ेंगे उनके लिए सब मनाही है। तो इनके कार्यकर्ता जो है कंट्रोल में नहीं है। एक बड़ा दल बन चुका है, बड़ी भीड़ है, उसमें सब जुगाड़ तंत्र, सब तंत्र है, पैसे से, धन बल से सारी भीड़ इकट्ठी की जाती है, उसको एक इवेंट बनाया जाता है। अब जनता उस खेल को समझ चुकी है। तो आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है और आपके प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने समाजसेवी मुकेश चावला को आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित किया है। इस दौरान आप नेता दीपक बाली ने कहा कि मुकेश चावला पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और उत्तराखंड में भी केजरीवाल कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका सराहनीय योगदान रहा। वहीं चावला ने भी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया है कि पार्टी को जिले और प्रदेश में स्थापित करने के लिए किए गए जो भागीदार प्रयास हैं उनमें से कोई भी कमी यहां छोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो नहीं की जाएगी। यानी पूरी तरह से प्रयास किए जाएंगे कि किस तरह से पार्टी जीत हासिल करे।
राष्ट्रीय नेतृत्व व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी के जिले का जिलाध्यक्ष बनाया। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि पूरे जिले में मिलकर सब लोगों से, सब संगठन मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों को साथ में लेकर संगठन का विस्तार किया जाएगा। और जो दूसरी पार्टियों में, जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात की रैली में कहा था, तो जो लोग कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा में जिनका दम घुट रहा है उनका स्वागत है और हम स्वागत करते हैं। और अच्छे लोगों को हम को पार्टी में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उनका स्वागत किया जाएगा। तो जसपुर के ब्लॉक जयेष्ठ के प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है और इस घटना के बाद जयेष्ठ ब्लॉक जो कि प्रमुख ने क्षेत्र के समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ कुंडा थाना पहुंचकर इस घटना की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की तरफ से सुरक्षा की गुहार भी लगाई गई। इस अवसर पर जयेष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर ने बताया कि ये दोपहर करीब 3 बजे भरतपुर में लगे हुए मुख्यमंत्री के आयोजित शिविर कार्यक्रम में भाग लेकर घर पहुंचे तो शाम करीब 4 बजे एक अज्ञात नंबर से उन्हें फोन आया जिसमें मारने की धमकी दी गई। तहरीर भी दी है आपस में एक दूसरे की कुछ लोगों ने। और जब मैं अपने घर चले जाता हूँ लगभग 4:15 पे मेरे को एक कॉल आती है कि मैं गृह मंत्रालय से बात कर रहा हूँ और अब गृह मंत्रालय की पावर दिखाऊंगा मैं आपको। मैं आ रहा हूँ कल शाम को और मैं आकर जहाँ तो अपनी जमीन, मेरी चाहे जमीन बिक जाए, मैं आकर तो मैं ठोकूंगा। और एक रघुवीर सिंह है, उनको भी यही लफ्ज उनके थे। इसलिए मैं यही आज मैं थाना कुंडा में अपनी तरफ से एक तहरीर दे रहा हूं और मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो बंदा फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, मेरे को धमकी दे रहा है तो वो कल कुछ भी कर सकता है। मुझे अपनी जान का खतरा है, इसलिए मैं थाना कुंडा में अपनी तहरीर दे रहा हूँ। उस झगड़े से मेरा कुछ नहीं था, ऐसे था क्षेत्र में गाड़ियाँ वगैरह लोग सभी चलते वगैरह हैं, पीएनसी वगैरह का काम हो रहा है। और जो झगड़ा जो पीछे कर गया था वो ड्राइवर को भी नहीं मैं जानता कौन था बेचारा, लेकिन इन्होंने उसके साथ भी किया। फिर जिन लोगों के साथ इन्होंने भरतपुर में नोकझोंक हो रही थी उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने इलेक्शन में भी मेरा बहुत सहयोग किया तो लेकिन मैं वहाँ पे रुक गया इसी वजह से क्योंकि गांव का मामला था। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने ये मुद्दा बनाया कि तुमने उनकी मदद की। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, कोई कुछ नहीं। और जो दिल्ली से फ़ोन कर रहा है कि मैं गृह मंत्रालय से बात कर रहा हूँ, उसे कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या हुआ गांव में क्या नहीं। और तू जान से मारने की धमकियां दे रहा है, मुझे भी दे रहा है और रघुवीर सिंह का भी नाम ले रहा है और कह रहा है कि मैं गृह मंत्रालय की पावर दिखाऊंगा। तो अब 2 पार्टियों में कुछ झगड़े की सूचना आई थी और उसमें जैसे हम पता है कोई पार्टी 2 लोगों में भी झगड़ा होता है, वो अपने अपने नियरेस्ट कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करते हैं। उसी तरह एक पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख जी को फ़ोन किया था तो उनके साथ थोड़ी फ़ोन द्वारा गाली गलौज हो गई, तो उसमें मुकदमे दर्ज हुए। दोनों पार्टी की तरफ से 323, 504, 506 के मुकदमे हुए और ब्लॉक प्रमुख जी की तहरीर पे हम लोगों ने 504, 506 का मुकदमा दर्ज। कुरान शरीफ की आयतों को चुनौती देने वाली याचिका पर मुस्लिम समाज में जबरदस्त रोष है और लश्कर के सुल्तानपुर में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसका पुतला भी दहन किया। आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर कुरान पर 26 आयतें हटाए जाने की मांग की, तो जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज के लोगों में वसीम रिजवी के खिलाफ यहां रोष देखा गया और इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। तो प्रदर्शन कर रहे रिजवान अहमद ने वसीम रिजवी को बीजेपी का यहां पिट्टू बता दिया है और भाजपा के इशारे पर याचिका दायर करने का भी आरोप लगा दिया। ये प्रदर्शन किया है और जिसका हमने पुतला फूंका है उसका नाम वसीम रिजवी है। भारतवर्ष के अंदर इस इंसान की पहचान है। ये सब जानते हैं कि ये इंसान भाजपा का दलाल है, भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा ने इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है, लेकिन ये मुसलमान के नाम पे धब्बा है, ये सिया आदमी है और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहता है। और हमने जो प्रदर्शन किया है वो इस बात का प्रदर्शन किया है कि इसने कुछ समय पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका कुरान को लेकर इसने डाली है और इसने कहा कि कुरान की कुछ 26 आयतें इस तरह की है जिनको जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उनको कुरान से हटा देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ और वसीम रिजवी तक के मेरी बात चली जानी चाहिए कि कुरान की आयत तो बहुत दूर की बात है, कुरान का जबर जेर पे से एक नुक्ता भी वो हटा के दिखा दे, मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन कुरान का एक नुक्ता भी हटने नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश के श्री वसीम रिजवी साहब, उन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए कुरान शरीफ की जो 26 आयतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसके खिलाफ मुस्लिम समाज के सभ्य लोग, सुल्तानपुर के पूरे क्षेत्रवासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसका पुतला दहन किया है। आज हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने
और हम उसकी पूरी तौर मजम्मत करते हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे शख्स के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा जितने भी सजा हो सकते वो देने का काम करे, क्योंकि समाज के अंदर भाईचारा आपस में बना रहे। मुस्लिम समाज के अंदर जो उसने उन्माद फैलाने का जो काम किया है, हम पूरी जोर उसकी मजम्मत करते हैं और उसका कहना यह है कि 26 आयतें कलाम पाक की वो बदलने का जो काम कर रहा है, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये 26 आयत तो बहुत दूर की बात है, वो एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता कलाम पाक की। मुस्लिम समाज शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन कलाम पाक के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश पूरी जोर करी आगे। तो गरीब लोगों को निःशुल्क पानी का कनेक्शन देने की मांग को लेकर हल्द्वानी में इंदिरा नगर के लोगों में जल संस्थान कार्यालय के बाहर यहां राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन भी देखा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि एक तरफ जहां राज्य सरकार गरीब लोगों को 100 रुपए में पानी कनेक्शन देने की बात करती है, तो वहीं पानी के कनेक्शन के लिए अत्याधिक जो कि काम करने की कोशिश की जा रही है। तो बीपीएल राशन कार्ड की औपचारिकताएं यहां रखी गई हैं, जो गरीब जनता के पास नहीं है। इन लोगों के अनुसार अगर बात करें तो राज्य के अंदर हर गरीब परिवार के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जिसके कारण वे सरकार की इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये जो बस्तियां हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, तो इसमें भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 100 रुपये में कनेक्शन होगा, मगर इतने गरीब लोग रहते हैं वहाँ, क्या उनके मांग करी है कि जिनके बीपीएल कार्ड होंगे, लाल कार्ड होंगे, उन्हीं को ही कनेक्शन मिलेगा। अब कुछ लोगों पर तो है और कुछ पर नहीं है, तो जिनके नहीं होंगे वो क्या कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। पानी की उससे तो सभी पीड़ित होते हैं। और क्या नाम है, बीपीएल की इन्होंने मांग करी है, लाल कार्डों की मांग करी है। अब 10 के हैं और 20 के नहीं है, तो क्या वो बिना उसके ऐसे रह जाएंगे? कारण पहले हमने मांग ये करी है कि सभी के होने चाहिए कनेक्शन, सभी के होने चाहिए। ये रद्द कर दें, लाल कार्डों का, बीपीएल कार्डों का ये रद्द कर दें और सभी को कनेक्शन दें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।